नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, जिसका नाम है मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी थीरीज, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मानवतावादी उपागम के अंतर्गत हेनरी मरे का आवश्यकता का सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम हेनरी मरे का आवश्यकता का सिद्धांत क्या है बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है उसको मैंने अपने इस क्लास में शामिल किया है, ठीक है, और उस सभी का मैं जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो क्या है, अगर आपको परीक्षा में हेडिंग भी अगर याद है तो आप क्या है उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हेनरी मरे का आवश्यकता का सिद्धांत क्या है। देखिए, हेनरी मरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति का सिद्धांत, जिसे व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें उन तथ्यों, फैक्ट एवं संप्रत्यों, कॉन्सेप्टों की झलक मिलती है जिसे मरे ने फ्रायड के व्यक्ति सिद्धांत से लिया है। ठीक है, कहने की यह तात्पर्य है कि हेनरी मरे इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जिसका नाम है व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत। ठीक है, और यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो भी तथ्य लिए गए हैं, जो भी संप्रत्य लिए गए हैं, वो फ्रायड महोदय के सिद्धांतों का अध्ययन करके हेनरी मरे ने अपने सिद्धांत का जो बेस है फ्रायड महोदय के सिद्धांत से बनाया है। इतना बात क्लियर। अब आवश्यकता के सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत हो, उसमें 4-5 हेडिंग जो होता है सभी व्यक्तित्व के सिद्धांत में होता है। मतलब जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक को ने दिया है अपने हिसाब से, उसमें 4-5 हेडिंग हमेशा रहता है। इसको आप नोट याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो वो 4-5 हेडिंग भी लिख देंगे और उसमें कुछ लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि व्यक्तित्व की परिभाषा इन्होंने क्या दी है, यानी कि इनके अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। दूसरा हेडिंग व्यक्तित्व की गतिकी क्या है, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। और उसके बाद तीसरा हेडिंग यहाँ पर आ जाता है व्यक्तित्व का विकास। देखिए, तीसरा हेडिंग यहाँ पे आता है व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, नहीं, व्यक्तित्व का विकास। चौथा आता है व्यक्तित्व का मापन और पांचवा आता है जिसका सिद्धांत होगा उस सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी कि गुण दोष क्या है। तो इन्होंने भी अपने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसकी व्याख्या इन 5 क्राइटेरिया में डिवाइड करके दी है। सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा क्या दी है। तो मरे साहब कहते हैं कि व्यक्तित्व शरीर का एक वरिष्ठ संस्थान या नियंत्रणात्मक अंग है। ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर का एक महत्वपूर्ण और उस व्यक्ति को नियंत्रित करने वाला अंग है। ठीक है, अतः यह मस्तिष्क में अवस्थित होता है। ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का, व्यक्तित्व जो बनता है वो मस्तिष्क में जो विचार होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती है, उनके हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करता है और उसी हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता है। मस्तिष्क नहीं तो व्यक्तित्व भी नहीं। सही बात है, मस्तिष्क आपके पूरे शरीर का मास्टर कहा जाता है। अगर वो किसी व्यक्ति में नहीं है तो उसका व्यक्तित्व भी डेवलप नहीं होगा, यानी उसके शरीर का अस्तित्व जीरो है। ठीक, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि मरे का व्यक्तित्व से तात्पर्य यही है कि वह है जो गहरे रूप से मस्तिष्क से संबंधित है। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, मस्तिष्क से संबंधित होता है और मस्तिष्क ही क्या है उसके व्यक्तित्व को नियंत्रित करती है, क्योंकि मस्तिष्क में जो एक पिट्यूटरीन ग्लैंड पाया जाता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो पूरे बॉडी पे अपना कंट्रोल बनाए रखता है। अब दूसरा हेडिंग है व्यक्तित्व की गतिकी, यानी कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इस हेडिंग में इन्होंने क्या किया है, ये बस इस हेडिंग में ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है, यह जानना मरे के व्यक्ति सिद्धांत का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मरे ने कई तरह के प्रेरणात्मक संप्रत्यों का प्रतिपादन किया, यानी कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों करता है इस बात को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए ने कई प्रकार के जो है मोटिवेशनल कॉन्सेप्टों का निर्माण किया, जिनमें से प्रमुख आपके सामने है। सबसे पहला है तनाव में कमी।
अब तनाव में कमी क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा है कि तनाव चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों प्रकार की तनाव को व्यक्ति दूर करना चाहता है। ठीक है, दोनों प्रकार की तनाव को व्यक्ति जब दूर करता है तो उसे संतुष्टि मिलता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस बात पर विशेष बल डाला है कि देखिए व्यक्ति के अंदर तनाव होता है तो वो तनाव कम करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन तनाव रहित अवस्था अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उत्पन्न होती है तो वो उसे पीड़ा पहुंचाती है और उसे कोई भी कार्य करने में जो है बाधा भी पहुंचाती है। तो इनका कहना यह है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए उसके अंदर थोड़ा बहुत तनाव पाया जाना बहुत आवश्यक होता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पीजी वाले बच्चे, आप लोग पीजी में पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा ये तनाव नहीं होगा कि परीक्षा में अगर हम अच्छे से नहीं लिखेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा नंबर मार्क्स नहीं लाएंगे, तो क्या है आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। जब तनाव की उत्पत्ति हो गई तो क्या है वही से आवश्यकता का जन्म हुआ। क्या आवश्यकता है? पढ़ने लिखने का। तो जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नंबर अच्छा आएगा तो तनाव की कमी हो जाएगी। और शारीरिक आवश्यकता में क्या है? भूख प्यास की आवश्यकता, ठीक। और मानसिक आवश्यकता में उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता। दूसरा है आवश्यकता। अब आवश्यकता आपके जो पीजी सेकेंड सेमेस्टर है उसमें एक पेपर है पर्सनालिटी का, ठीक है। उसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि उनके हिसाब से पर्सनालिटी क्या है और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपने देखा होगा उसमें आवश्यकता एक महत्वपूर्ण फैक्टर आता है। इसके पहले आपने देखा होगा अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत हमने पढ़ाया, उसके पहले आपने देखा होगा शेल्डन का सिद्धांत पढ़ा होगा, अल्पोर्ट का देखा होगा। यानी कि आवश्यकता ये होता है कि जब व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ के लिए तनाव हो जाती है या कमी हो जाती तो व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए क्या है तत्पर हो जाता है, उसी को आवश्यकता कहते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है वो क्या है, उसे पानी पीने, उसे खाना खाने की आवश्यकता है तो उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगी और जब तक वो खाना प्राप्त नहीं करेगा तब तक क्या है उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। तो इन्होंने आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना। अब आवश्यकता में इन्होंने क्या किया, देखिए आवश्यकता में मरे ने अपने व्यक्ति सिद्धांत में आवश्यकताओं को विभिन्न भागों में कसौटियों के आधार पर कई भागों में बांटा है, ठीक है। यानी कि आवश्यकता को भी इन्होंने कई भागों में बांटा है। सबसे पहला आवश्यकता के सामान्य प्रकृति की कसौटी के आधार पर। यदि सामान्य नेचर के आधार पर देखें कि आवश्यकता के कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार इन्होंने बताया है। एक बताया है शरीर जनिक आवश्यकता, एक बताया है मनोदैनिक आवश्यकता। शरीर जनिक आवश्यकता से तात्पर्य वो आवश्यकता होता है जो व्यक्ति की जैविक ज़रूरतें होती है, जैसे भूख प्यास भोजन, ये सब क्या है शरीर जनिक आवश्यकता। और मनोदैहिक आवश्यकता क्या होता है, जो व्यक्ति के लिए प्राथमिक आवश्यकता तो नहीं है लेकिन उसकी क्या है मानसिक संतुष्टि के लिए ज़रूरी होता है, जैसे संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता। और शरीर जनिक आवश्यकता को हम प्राथमिक आवश्यकता मानते हैं, मनोदैहिक आवश्यकता को हम गौण आवश्यकता मानते हैं। दूसरा है आवश्यकता की उत्पत्ति की कसौटी के आधार पर। अगर आवश्यकता की उत्पत्ति की कसौटी के आधार पर हम बात करें तो दो प्रकार के इसमें भी क्या है आवश्यकता आता है। कौन कौन से आता है कि इसमें दो प्रकार की आवश्यकता होती है, एक होता है अग्र सक्रिय आवश्यकता, एक होता है प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता। अगर सक्रिय आवश्यकता की अगर हम बात करें तो अगर सक्रिय आवश्यकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि ये एक स्वैच्छिक आवश्यकता होता है, मतलब व्यक्ति के अंदर जब इस प्रकार की आवश्यकता होती है तो वह उसे स्वतः पूरा करता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो भोजन करने के लिए तुरंत क्या है परिलक्षित हो जाता है। और दूसरा है प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता, वह आवश्यकता है जो वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपक है उससे जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो क्या है रिएक्शन देता है, तो उसे प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता कहते हैं। अब तीसरा हम बात करें तो अभिव्यक्ति की तरीकों की कसौटी के आधार पर। इसके आधार पर दो प्रकार की आवश्यकता बताया गया है, पहला व्यक्त आवश्यकता, दूसरा अव्यक्त आवश्यकता। व्यक्त आवश्यकता है उससे तात्पर्य उन आवश्यकताओं से जिसकी अनुमति समाज हमें देता है, यानी कि इन प्रकार की आवश्यकताओं को हम समाज के दायरे में रहकर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि संबंधन की आवश्यकता, ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता इत्यादि प्रकार की आवश्यकताएं जो क्या है वो व्यक्त हैं। और अव्यक्त आवश्यकता क्या होता है, जिसे व्यक्ति समाज के नियम
के अनुसार व्यक्त नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकता है। क्यों ये आवश्यकता अनैतिक होती हैं और व्यक्ति के जो है अचेतन मन का अंधेरा पक्ष होता है, जैसे आक्रमण की आवश्यकता, काम की आवश्यकता, तो ये सब क्या है, अव्यक्त आवश्यकता है। और चौथा, वस्तुओं की संख्या की कसौटी के आधार पर अगर हम बात करें तो वस्तुओं की संख्या की कसौटी के आधार पर भी क्या है, दो प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, पहला नाभिकीय आवश्यकता, दूसरा विसरित आवश्यकता। नाभिकीय आवश्यकता से तात्पर्य उन आवश्यकताओं से होता है जिसकी पूर्ति व्यक्ति एक ही वस्तु से कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है तो वो भोजन करके या तो फलों का रस पी के उसकी पूर्ति कर लेता है। जब विसरित आवश्यकता क्या है, इसकी पूर्ति एक से अधिक वस्तुओं से होती है, जैसे संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, ये सब क्या है, विसरित आवश्यकता। अगला है ई, लक्ष्य से संबद्धता की कसौटी के आधार पर। अगर इस आधार पर हम बात करें तो इस आधार पर भी दो प्रकार बताए गए हैं, पहला प्रभावात्मक आवश्यकता, दूसरा रूपात्मक आवश्यकता। प्रभावात्मक आवश्यकता क्या है, रूपात्मक आवश्यकता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, प्रभावात्मक आवश्यकता तात्पर्य उन आवश्यकता से होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के अंदर तुरंत दिखलाई देता है। ठीक है, और रूपात्मक आवश्यकता से तात्पर्य उन आवश्यकता से होता है जिसमें क्या है, व्यक्ति की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है उससे कार्य की समाप्ति के बाद नहीं, बल्कि क्या है, पूरे कार्य के दौरान बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत सुन रहा है तो ये नहीं कि संगीत खत्म हो जाएगा तब उसे वो महसूस करेगा, बल्कि संगीत चलता रहेगा और उसे महसूस करता रहेगा। तो ये आवश्यकताओं की कुछ कसौटियाँ बताई गई हैं, कुछ प्रकार बताए गए। उन प्रकार में हमने जो प्रकार था उसको बताया। अब हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार जो है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दबाव। देखिए, मरे महोदय का दबाव से तात्पर्य यह है कि ये कहते हैं कि वातावरण की वस्तुओं घटनाओं का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काफ़ी पड़ता है, इसलिए इसको दबाव कहा गया है। दबाव क्यों कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर जब कोई आवश्यकता जन्म लेता है तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, उसका जो अचेतन मन रहता है उसमें वो प्रेस करता है, वो दबाता है उसे कि जल्दी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जिससे टेंशन तुम्हारा कम हो जाए और तुम्हें क्या है, जो है संतुष्टि प्राप्त हो जाए। अगला इसमें है थीमा, आवश्यकता एवं दबाव की अंतःक्रिया। और ये थीमा क्या है, तो थीमा देखिए, आवश्यकता एवं दबाव के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसी को थीमा, यानी कि कैसे व्यक्ति के अंदर आवश्यकता जन्म लेती है, जन्म लेने के कारण व्यक्ति के अंदर तनाव होता है, और तनाव की बात क्या है, व्यक्ति के ऊपर जो उसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो दबाव डालते हैं, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति अपने आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी को थीमा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे मरे का मत है कि इन विभिन्न आवश्यकताओं के बीच सतत अंतःक्रियाएं चलती रहती है। यह अंतःक्रिया कुछ नियमों के आधार पर चलती है। जैसे पहला, प्रबलता का नियम। प्रबलता के नियम से तात्पर्य उस नियम से इनमें जो आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा प्रबल होती है व्यक्ति उसकी पूर्ति पहले करता है। संधि के नियम मतलब क्या है, इनमें क्या है, एक आवश्यकता की पूर्ति करने पर दो या दो से अधिक आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है। पूरक का नियम क्या है, पूर्ति का नियम। व्यक्ति अपने मुख्य उद्देश्य या मुख्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या है, जो रास्ता, मेन रास्ता अपनाकर सहायक रास्ता अपनाता है, जिससे वो अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। संघर्ष का नियम, जब दो या दो से अधिक आवश्यकता एक साथ टकराएंगी तो इससे संघर्ष का नियम का जन्म होगा। अब तीसरा हेडिंग है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए इन्होंने फ्रायड के समान ही कुछ अवस्थाएं बताई हैं। पहला अवस्था है, प्रथम अवस्था निर्जर मनोगति, जिसे हम बाल्यावस्था में मान सकते हैं। ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो निर्जर मनोग्रंथि वाले व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं वो काफ़ी जो है चंचल होते हैं, और क्या है, वो अपने परिवार के संपर्क में ज़्यादा होते हैं, स्पेशली माता के संपर्क में ज़्यादा होते हैं। तो माता के व्यक्ति जिस प्रकार होता है उसी प्रकार से क्या है, उनका भी व्यक्तित्व हो जाता है। दूसरा अवस्था है मुखा मनोग्रंथि। मुखा मनोग्रंथि तात्पर्य उस मनोग्रंथि से है जिसमें बच्चा क्या है, मुख में कोई चीज़ डालकर वो चूसता है। ठीक है, या तो चीज़ों को काटता है, या तो क्या है, वो क्या है, चीज़ों को मुंह में रखे रहता है, जिसे मुखा मनोवृत्ति कहते हैं। तीसरा अवस्था है गुदा मनोवृत्ति। गुदा मनोवृत्ति से तात्पर्य यहाँ मरे साहब का यह है कि इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएं आती है। गुदा को मतलब मल को क्या धारण करने की प्रक्रिया, एवं एक मल को बाहर करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, मल को धारण करना रहता है जिससे उससे संतुष्टि मिलती है, और दूसरे में मल को क्या है, वो बाहर निकालता है जिससे उसको संतुष्टि मिलती है। चौथी अवस्था है यूरिथल मनोवृत्ति। यह क्या है, एक तरह का मरे के साहब के सिद्धांत में अजूबा सिद्धांत है। इसमें क्या है, ऊंचे ऊंचे आकांक्षाओं की पूर्ति
और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना इत्यादि प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं। पांचवी अवस्था है जनेंद्रिय या बद्धीकरण मनोग्रंथि। यह मनोग्रंथि बच्चे के अंदर इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसका पेनिस कहीं काट लिया जाए, और ये डर इसलिए होता है क्योंकि वो हस्तमैथुन की प्रक्रियाएं या कुछ अनैतिक कार्य करता है, जिससे उसे डर होता है कि पिता उसे ऐसा दंड दे सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व के विकास इसी प्रकार की पांचों अवस्थाओं से होता है। व्यक्तित्व का मापन की बात करें तो व्यक्तित्व को मापने के लिए इन्होंने विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिससे टेट कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, चिल्ड्रन आत्मबोधन परीक्षण, फिर वृद्धा आत्मबोधन परीक्षण इत्यादि सिद्धांतों का मापनियों का निर्माण करके इन्होंने व्यक्तित्व को मापने का प्रयास किया है। अगर इनके सिद्धांत के मूल्यांकन की हम बात करें तो इनका सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के तमाम ऐसे पक्षों को समझाने में सफल होता है जिसके बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा नहीं की है। और फ्रायड महोदय के सिद्धांतों का आधार बनाकर इन्होंने व्यक्तित्व के कई गहराई वाले बिंदु को भी छूने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने डिटेल रूप में जाना कि हेनरी मरे का आवश्यकता का सिद्धांत क्या होता है, और इस टॉपिक से संबंधित इंटरनेट नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।